एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टेप टुवर्ड सक्सेस में। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टीज़ के बारे में, उनके द्वारा फेस किए जा रहे चैलेंजेस के बारे में, और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या क्या सजेशन है उनके बारे में। तो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको इस्टेब्लिश किया गया था आज़ादी के पहले ही 1885 में, आज ये पार्टी हमारे देश में काम कर रही है और कांग्रेस के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। इस पार्टी का जो सिंबल है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो वीडियो में भी, वो हैंड है। उसको पाम भी कह सकते हैं, हाथ छाप कह सकते हैं, पंजा छाप कह सकते हैं। इस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में या शास्त्री जी की लीडरशिप में, इंदिरा गांधी के लीडरशिप में काफ़ी तरक्की की। इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो है कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो एक मध्यम मार्ग को अपनाती है, मध्यम मार्ग पे चलती है, ना लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है। ये सेकुलरिज्म को फेवर करती है। ये वीकर सेक्शन जो एसटी एससी हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। ये माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करती है। और ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है विथ ह्यूमन फेस। ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम बात करते हैं देश की जो दूसरी पार्टी है, लेकिन आज की वो सबसे बड़ी पार्टी है और रूलिंग पार्टी भी है। तो ये जो पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1980 में। इसके पहले इस पार्टी का जो पुराना नाम था या पुराना संस्करण था, पुराना एडिशन था, वो था जनसंघ। लेकिन एक नई पार्टी के रूप में उभर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई, जिसका सिंबल है लोटस, कमल का फूल। और इसकी आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, जिसे हम लोग कल्चरल नेशनलिज्म भी कहते हैं। ये किसी भी धर्म परिवर्तन, जो सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन होते हैं, अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्सन्स, उनके खिलाफ है। ये धर्म परिवर्तन जो सामूहिक रूप से होते हैं उसके खिलाफ है। और ये कॉमन सिविल कोड चाहती है, एक तरह का कानून चाहती है। तो ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। इसकी आइडियोलॉजी में एक बात और थी कि ये आर्टिकल 370 को ख़त्म करना चाहती थी, और चूँकि इसने ख़त्म कर दिया है इसलिए मैंने उसको यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन हम चाहें तो उसे अपने आंसर में लिख सकते हैं। तीसरी जो पार्टी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। ये पार्टी जो है कास्ट पॉलिटिक्स से विश्वास करती है। इसका सिंबल है एलिफेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। ये कास्ट पॉलिटिक्स करती है कि उसको लगता है कि जो हमारे देश की जो बहुसंख्यक जनता है, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस हुआ है। ये इंस्पिरेशन लेती है साहू महाराज जी से, महात्मा ज्योतिबा फूले से, पेरियार रामास्वामी नायकर से और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से। इस पार्टी का जो आधार है बीएसपी का, वो उत्तर प्रदेश में है। कई बार इसे सरकार भी बन चुकी है बीएसपी की उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, कुछ महाराष्ट्र में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे देश की सबसे पहली लेफ्टिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था आज़ादी के पहले 1925 में। इसका जो सिंबल है वो सिकल और पैडी है, हंसुआ और जौ की बाली है। इसकी आइडियोलॉजी है कि ये सेक्शनिज्म को और कम्युनलिज्म को अपोज करती है। मतलब ये राइटिस्ट जो विचारधारा है उसको अपोज करती है। जो लोग समाज को बांटते हैं, संप्रदाय को, कम्युनिटी को बांटते हैं, उसको वो अपोज करती है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और वर्कर्स, फार्मर्स और पुअर्स को सपोर्ट करती है।
इस पार्टी का जो आधार रहा है हमारे देश में वो बंगाल में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में रहा है। लेकिन 2004 के बाद में इस पार्टी की हालत थोड़ी खराब हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं CPIM की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की, जिसको 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था और जिसका सिंबल है सिकल, हैमर और स्टार, हसुआ है, हथौड़ा है और तारा है। इसकी आइडियोलॉजी भी बहुत हद तक CPI से मिलती जुलती है। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की थ्योरी पर विश्वास करने वाली पार्टी है। ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में विश्वास करती है और ये वर्कर, फार्मर्स और पुअर को सपोर्ट करती है। इसका भी जो बेस रहा है वो वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा रहा है और ये पार्टी CPI से टूट कर ही बनी 1964 में। इसके बाद है AITMC, द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। इसका सिंबल है पेयर, फ्लावर्स एंड ग्रास, जोड़ा फूल और घास। इसकी आइडियोलॉजी ठीक वही है जो कांग्रेस की है, मतलब ये भी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। ये वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम करती है और ये माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम करती है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सपोर्ट करती है विथ ह्यूमन फेस। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो भी इसकी आइडियोलॉजी है और इसकी सबसे बड़ी नेता है सुश्री ममता बनर्जी, जो आज बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। इसके बाद जो पार्टी है वो NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका सिंबल है टेबल वॉच, अलार्म क्लॉक भी कह सकते हैं हम लोग इसको। और इसकी आइडियोलॉजी भी कांग्रेस से पूरी मिलती जुलती है क्योंकि ये पार्टी कांग्रेस से अलग होकर ही बनी है। और इसकी जो आइडियोलॉजी है, जैसा तुम देख पा रहे हो, ये डेमोक्रेसी को फेवर करती है, सेकुलरिज्म को फेवर करती है, ये इक्विटी, सोशल जस्टिस को फेवर करती है और फेडरलिज्म को फेवर करती है। लेकिन जिस मुद्दे पे ये पार्टी कांग्रेस से अलग हुई थी वो मुद्दा ये था कि ये पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट में हाई पोजीशन में, ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर किसी भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन को ना बैठाया जाए। मतलब ऐसे किसी सिटीजन को ना बैठाया जाए जो दूसरे देश से आया हो और जिसने भारत की नागरिकता ली हो या यहाँ का सिटीजनशिप लिया हो, बल्कि नेचुरल सिटीजन को ऊंचे पोस्ट पे बैठाया जाए। इस पार्टी का जो आधार है NCP का, वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। शरद पवार, तारिक अनवर और PS संगमा ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। शरद पवार को भी हम लोग देख सकते हैं, महाराष्ट्र में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इस पार्टी की अच्छी पकड़ है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी नेशनल पार्टीज़ के बारे में। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इन जो पार्टीज़ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज हमारे देश को चला रही है, उनके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनता काफ़ी बार बहुत निराश होती है पॉलिटिकल पार्टी से। वो देखते हैं कि इतनी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लेकिन वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत तरह की चैलेंजेस फेस करती है और यहाँ जो मेन जो चैलेंजेस है जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी फेस कर रही है वो 4 तरह के चैलेंजेस हैं जिनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, मनी एंड मसल पावर है और मीनिंगफुल चॉइस है। अब देखो क्या है कि डेमोक्रेसी चला रही है इस हमारे देश में। हमारा देश जो है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड का, और हमारी डेमोक्रेसी जो चल रही है वो पॉलिटिकल पार्टी के सहारे चल रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश की डेमोक्रेसी चला रही है उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे मेंबर बनाती है, ऑर्डिनरी मेंबर बनाती है, एक्टिव मेंबर बनाती है, लेकिन उनके पास कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं होता उनके ऑफिस में। उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं होती रेगुलर आधार पे, ना ही जो उसके ऑफिशियल्स चुने जाते हैं
उसके लिए कोई इंटरनल इलेक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारे देश की, वो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं कि उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, जो कि होना चाहिए। दूसरी बात है डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में है, तुम देख सकते हो, जिसके टॉप पोजीशन पे सिर्फ एक परिवार के लोग बैठे होते हैं और परिवार के बाद फिर उसके रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ, क्योंकि उसके जो वर्कर हैं, जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं, जो दिन रात पार्टी के लिए लगे रहते हैं, उनको कोई मौका ही नहीं मिलता। जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि वो एमपी बने, एमएलए बने, लेकिन ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन है, एक फैमिली मेंबर की जो पकड़ है, इसके चलते उनको मौका नहीं मिल पाता। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज है वो मनी और मसल पावर का है। पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती हैं कि किसी भी तरह उसके जो मेंबर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इलेक्शन में जीतें और उनको भी सरकार बनाने का मौका मिले। इसके लिए कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी शॉर्टकट रास्ते अपनाती है। वो उनको टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए जो बहुत रिच होते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, या जो बहुत पैसा इकट्ठा कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पैसे के आधार पे वो जीतते हैं। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सहारा लेती है मसल पावर का, क्रिमिनल्स का, जो आसानी से उनको जीत दिला दे। ये शॉर्टकट मेथड है जो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ। चौथा जो है वो मीनिंगफुल चॉइस है। जब इलेक्शंस होते हैं तो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने डिस्कस किया है नेशनल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में कि सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं उस समय भी पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजीज अलग अलग दिखनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का जो रूप है वो अलग अलग दिखना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के समय ये दिखता नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक ही तरह की बात करती है, तो वो जनता के सामने एक चॉइस नहीं रख पाती है कि वो कैसे दूसरी पार्टी से डिफरेंट है। एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं रख पाती है। इससे जनता बहुत कंफ्यूजन में होती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जनता अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाती है कि हम किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट ना दें। तो ये चार जो बहुत मेजर चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ, और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको तैयार कर लेना है। अब है कि चैलेंजेस हैं, अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी फेस करती आ रही हैं। उसमें से कुछ को तो सॉल्व किया गया है, मतलब रिफॉर्म किया गया है, सुधार किया गया है। जैसे हमारे देश के जो नेता थे वो क्या करते थे, एक पार्टी से चुनाव लड़ते थे और जब देखते थे कि उनकी पार्टी हार गई है, दूसरे पार्टी की सरकार बन रही है, तो दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था कि बड़ा कन्फ्यूज़न का माहौल होता था। जनता ये बड़ी कन्फ्यूज रहती थी कि भाई हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया दूसरी पार्टी के लिए, चला गया दूसरी पार्टी में। तो इसको दूर करने के लिए कि दल बदल ना हो इतनी तेज़ी के साथ में, हमारे देश में पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें अगर कोई मेंबर, एमपी या एमएलए, अगर वो किसी एक पार्टी से चुनाव जीतता है और इंडिविजुअली वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसका मेंबरशिप सीज हो जाता है। ये जब लॉ पास हुआ उसके बाद ये दल बदल जो होता था बहुत जल्दी जल्दी, फ्रिक्वेंटली, वो रुक गया। दूसरा जो रिफॉर्म हुआ है उसमें क्या होता था कि लोग, रिच पीपल, जैसा भी हम लोगों ने अभी पढ़ा चैलेंजेस के रूप में, कि रिच पीपल को, क्रिमिनल्स को टिकट देते थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वो एक काम तो ज़रूर करें कि वो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें जब वो नॉमिनेशन कर रहे होते हैं, और ये भी दिखाएं कि
उनके कितने क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं या प्रूफ हुए हैं, इनके लिए वो एक सबूत दें, और सबूत एक लीगल डॉक्यूमेंट एफिडेविट के द्वारा दें। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो ये तीन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये रिफॉर्म्स हो चुके हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टी में जिसका सुधार होना चाहिए। और जैसे एक सजेशन तो ये है कि इनका मेंबरशिप रजिस्टर होना चाहिए, ताकि पता चले कि इनके एक्चुअली कितने मेंबर हैं। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, जो उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करे, और ऐसा एक इंटरनल जज भी होना चाहिए जो डिस्प्यूट सॉल्व करने में उस पॉलिटिकल पार्टी में हेल्प करे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को 1/3 सीट्स वुमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए। अब ये ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है। उसके बाद स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। हम देखते हैं चुनाव में हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत पैसा खर्चा करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। स्टेट फंडिंग का कंसेप्ट इसलिए है कि स्टेट चुनाव लड़ने के लिए, एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट को पैसा दे और उसका फिर प्रॉपर हिसाब से ले, ताकि ये पता चले कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इससे हम लोग करप्शन पे बहुत ज़्यादा रोक से लगा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे सजेशंस हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जैसे कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ने के लिए, वो भी होना चाहिए। एज ऑफ रिटायरमेंट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सजेशन हैं जो तुम देखते हो, जो तुम सोचते हो, उसको भी तुम लिख सकते हो अपने आंसर में। अगर वो सही लगे, सही होने चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, तो उसमें भी तुमको मार्क्स मिलेंगे। तो ये है पॉलिटिकल पार्टी के चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने इसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस कर लिया है 2 वीडियोस में, और उम्मीद है कि ये तुमको हेल्प करेंगी इस चैप्टर को समझने में, क्वेश्चन आंसर्स लिखने में, और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने में ये तुमको निश्चित रूप से हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर हम लोग दूसरे वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।